उफ़ी, तुम इस वक़्त बूट क्यों पॉलिश कर रहे हो? इस तरह बैठे उसने उसके करीब होकर रास्तारी से पूछा। अरे! क्या बेसुरी बोल रही है, हैं? खुद ही तो क्या करता हूँ पॉलिश, एक शक्ल भी नज़र आती है इसमें, देखा? उसने बूट की टो उसकी नाक के नीचे घुसेड़ी। नहीं, मेरा मतलब है कि उसने बेवजह आँखों में आ जाने वाले आँसू को पी कर कहना शुरू किया। मतलब मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो यूँ कर सकते हो ना। ना, ना, अरे चल जाके खाना खाना वाना खा, चल दिमाग चल गया है। फर्श पे लेट के मखसूस कहकों के साथ हँसने लगा। अरे चुप के रहो जी, ज़ोहर की अज़ान हो रही है। अम्मा ने दलान से पुकार कर कहा। फिर खाने के बाद वो अम्मा के पास ज़मीन पे लेट गई। उसके अंदर अजीब भगदड़ मची हुई थी और जिस्म बिल्कुल बेजान सा हो रहा था। क्या बात है अभी? खाना खाया? अम्मा ने क्रोशिया चलाते-चलाते नाक पे ढलक आने वाली ऐनक को ठीक करते हुए कहा। अम्मा ये तो बड़े अब्बा की तस्वीर है ना दीवार पर, उसने बैठकर कहा। हाँ, तुझे क्या पता बड़े अब्बा का? हाँ, पता तो नहीं, मगर उनकी आँखें हैं ना, देखती हैं बिल्कुल। हाँ, देखती देखती हैं। अम्मा ने परेशान होकर शीशों के ऊपर से झाँका। मेरा मतलब है कि जिस तरह जौ पीछा करती हैं और अम्मा ज़ोर से हँसीं। तस्वीर की आँख हमेशा इसी तरह पीछा करती है। अच्छा, वो थक कर खामोश हो गई। अब वो अम्मा को भला कैसे बताती कि जब तस्वीर के सामने ना हो तब भी आँख पीछा करती है, जैसे चुपके हर लम्हे हर हर हरकत में राजदारी से मुस्कुराती हो। वह ठंडी ज़मीन पर लेटे-लेटे एकदम अपनी नज़रबंदी के सांसों से जकड़ लिया और उसके बाद एक अनजानी ख्वाहिश का गुबार उसके अंदर उठा और फ़ौरन रुक जाती है और उससे बिल्कुल उलट काम करने लगती। उस शाम अब वो अम्मा के पास साथ बाज़ार गई थी। वो उफ़ी के साथ पिक्चर देखने जा रही थी। कौन-सी देखेगी? प्लाज़ा वाली क्या ओडेन वाली? प्लाज़ा वाली। मगर जब वो स्कूटर की पिछली सीट पर उफ़े के शाने पर हाथ रख के बैठी, यकदम अजीब बेचैनी और खौफ ने उसको घेर लिया। उफ़ी से आती हुई खुशबू, बालों से ढकी कलाई पर 6 बजाती घड़ी, कफ़ों पे लगे स्लेटी कफ लिंक। सड़क पर से गुजरती डबल डेकर जिसके ऊपर की मंजिल से एक गोंद बूटों से बच्ची सुर्ख बिन बांधे घूम घूम कर उन्हें देख रही थी। बिन बिने बने बनाए खाके में खुद ब खुद खाना पूरी हो रही थी। एक अथाह उदासी उसके दिल से उठी। उफ़ी! उसने डरते-डरते देखा। उसने प्लाज़ा के गेट पर स्कूटर की रफ़्तार धीमे करते हुए कहा, "चल उतर।" उफ़ी! ओडेन चलो या फिर घर, हैं? वो आँखें फाड़ के चिल्लाया। हाँ, देखो ना, हम यूँ भी तो कर सकते हैं यहाँ ना आएँ, लौट जाएँ, कर सकते हैं ना, ये तो नहीं ना कि नहीं कर सकते। और तेरा गला भी घोंट सकते हैं ना। उफ़ी ने स्कूटर का रुख घर की तरफ मोड़ते हुए कहा। गुस्से में आकर स्कूटर की रफ्तार बेहद तेज़ कर दी। जलती गाड़ियाँ और साकेत मकानों और दरख्तों के करीब से इतनी तेज़ी से साथ गुजरते हुए उसे यूँ लगा जैसे वो सचमुच किसी कैद से छूट कर आई हो। आज़ादी के इस एहसास से उसका दिल उछलने लगा, आँखों में आंसू भर आए। उसका जी-चाहा राह चलते लोगों, गाड़ियों, मकानों में मसरूफ़ इंसानों, सिनेमा घरों में तमाशाओं और जहाँ कोई है, तमाम दुनिया को मौजूदा लम्हे उसकी सिमत से निजात दिलाए। आके सब लोग अपनी राहों से लौट जाएँ और किसी और सिमत को तो अभी एक लम्हे में सब कुछ बदल जाए। बने-बनाए खाके में भरे जाने रंग बिना सिमत के बहने लगें। लिहाज़ा अब कोई बात करते-करते रुक कर खामोश हो जाने या फिर राह पड़ी चीज़ों की जगह तब्दील कर देने, किसी जाने को चलते यकदम पलट आने के सिवा कोई चारा न था और कई दफ़ा तो किसी हरकत के करने ना करने तस तसव्वुर में वो देर तक साकित बैठी रहती। अरे ख़प्तन! उफ़ी जाने कहाँ से भूत की तरह उसे झाँक लेता। ये उफ़ी हमेशा बना-बनाया काम बिगाड़ता है। एक तो उसकी आवाज़ ऐसी भारी थी कि धम से आकर जम ही तो जाती और ज़्यादा से घूमती-फिरती चीज़ें एकदम से ज़मीन के साथ चिपक जाती, बिल्कुल चपटे खा के। अब उसे सारी सूरत-ए-हाल समझाना कुछ उसके बस की बात तो थी नहीं, मगर जाने क्या बात थी, कुछ ही दिनों में उसे ये सब कुछ बेकार सा नज़र लगने लगा। एक तो बड़े अब्बा की आँखें कुछ इस तरह उदासी से मुस्कुराती थीं, जैसे वो उन तमाम धुंधों के बेकारपन से वाकिफ़ हों। इस रोज़ वो कॉलेज में इन्हीं आँखों के घेरे में खुद ब खुद सी दम खुद बैठी सी थी।
थी, उसके साथ बैठी फ़हमीदा बड़ी तेज़ी के साथ तारीख के नोट नकल कर रही थी। एकदम तेज़ी से चलती पेंसिल की नोक टूट गई और छोटा-सा स्याह सिक्का टूटकर डेस्क की दरार में गिर गया। वो एकदम उछल पड़ी। क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं भई, पेंसिल की नोक टूट गई। क्या मुसीबत है? कलम है, उस वक़्त क्यों टूटी? टूटी है पेंसिल की नोक। उसने अपने के पहले मंज़र को देखकर पूछा। हैं? फ़हमीदा ने बेध्यानी से कहा और फिर उसके कलम से लिखने लगी। फ़ारिग हो कुछ देर बाद फ़हमीदा ने कलम वापस करते हुए कहा, हाँ, परवीन नहीं आई आज? नहीं, चलो हमारे यहाँ रोज़ वादा करती हो। नहीं, घर जाना है मुझे। अच्छा, फ़हमीदा झुककर किताबें समेटने लगी और वो दोनों खामोशी से गेट की तरफ चल दी, मगर सड़क पर पहुंचकर वो चलते रुक गई। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, उसने लरजती आवाज़ में कहा और उसके साथ ही अप्पा के चेहरा उसकी नज़रों में घूम गया, जो उसे बकाया इजाज़त कहीं आने जाने से इतनी सख्ती से मना करते थे। और फिर उफ़ी जो कुछ दिनों से उसे मालूम नहीं इतनी मशकूक निगाहों से क्यों देखने लगा था और हर वक्त तरह तरह की जासूसियाँ करता फिरता था। और फिर अम्मा जो किसी को भर पल भर देर हो जाती और आयत कुछ ही फूक फूक बाउली हो जाती, मगर उसके साथ ही एक सरशारी उसके जिस्म में दौड़ गई। वो बस स्टॉप पर उछलते दिल को संभाले खड़ी रही। फ़हमीदा उसे जाने क्या क्या बातें कर रही है। आज तो इतनी ठंड है कि तब पसीना आता है तुम्हें। फ़हमीदा ने अपनी भूरी आंखों से उसकी पिछाई की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, बस यूं ही। उसने हौले हौले कांपते हाथों से पेशानी पहुंची। बस में कदम रखते ही इस ख्याल से उसका जी बावला सा हो गया कि सब कुछ कहीं दूर बहुत पीछे रह गया। आजकल लोगों के हजूम खिंचते हुए भी उसके दिल ना घबराया। तीनों पर बस में वो यूं भी पहले कभी सवार ना हुई थी। हर रास्ता, हर चीज़ नहीं। चलो, फमीदा ने उसको ठोका दिया और वो तेज़ी से नीचे सड़क पर उतर गई। उसके सामने एक कच्चा रास्ता फैला था, जिस पर बेशुमार कदमों और पहियों के निशान जमे थे। अभी भी जाने का गुजर के गया था कि गर्द उड़ रही थी। मिट्टी की दम घुटती खुशबू हर तरफ फैली थी। उसके सामने से नीले फ्रॉक पहने, गलों में बसे डाले छोटी छोटी बच्चियां कागज़ की पुड़ियाँ में से इमली खाती चली आ रही थीं।